जो संविधान के खिलाफ जाएगा मैं उसके विरोध में जाऊंगा। और मैं नागपुर का रहवासी हूँ और मैं रहता हूँ महल पे, तो मैंने आरएसएस को बहुत करीब से देखा है। आरएसएस की मैंने ऐसी गतिविधि देखा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, मैं तो कहूँगा पूरे देश को बताना चाहूँगा कि हमने सुना है आज तक कि आरएसएस संविधान को नहीं मानता, आरएसएस कानून को नहीं मानता। मेरे पास में इसके पुख्ता सबूत है जिसकी मैंने कंप्लेंट किया हो और मेरी क्रिमिनल केसेस कोर्ट में चल रही है। मेरी आज तक हम बोलेंगे कि ईडी में, कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में और सीपी ऑफिस में ऐसी मेरी कुल आरएसएस के खिलाफ 22 कंप्लेंट है और मेरी 3 क्रिमिनल केसेस चल रही है और एक सिविल केस चल रही है, कोर्ट में चल रही है। आज मैं उसके बारे में आपको पूरा संपूर्ण उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने मोहनीश जबलपुरी, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनका एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ। आज पहली मर्तबा इनसे फेस टू फेस आज मुलाकात हो रही है नागपुर के संविधान चौक पे। तो मोहनीश सर, आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पर। तो सर, जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस से एकदम आप क्रॉस में चल रहे हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ में बोल रहे हैं? बात ऐसी है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आरएसएस की स्थापना 1925 को दशहरे के दिन हुई थी। अब ऐसा है कि हम लोगों को लगता है कि वो लोग जो स्थापित हुए हैं वो संविधान के इसमें हुए होंगे, संविधान के दायरे में हुए होंगे, उस समय के कानून के दायरे में हुए होंगे। नहीं, ये उस समय के कोई कानून के दायरे में नहीं हुए। इवन जब हम आज़ाद हुए तब इन्होंने अपने आप को तब भी रजिस्टर्ड नहीं किया। रजिस्टर्ड नहीं करने की वजह अगर हम सोचें तो ये अपने आप को कानून के दायरे में कभी नहीं लाना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग कानून और कानून के दायरे से हम लोग ऊपर है। हम ये सारी चीज़ों पे हम लोग अतिक्रमण करके हम अपने दिमाग का, अपनी सोच का राज लाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने कभी उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया। अब इनके पास में जो पैसा आता है, रजिस्टर्ड नहीं किया। अब इनकी शाखाएं देश भर में कितनी शाखाएं आप सोच सकते हैं। इनके भवन हैं बहुत बड़े बड़े और भवन के पीछे इनके पैसा खर्चा होता है, शाखाओं के पीछे इनका पैसा खर्चा होता है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा इनको कहाँ से आता है, ये आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला। यानी हम कहेंगे कि शायद इनको फॉरेन फंडिंग आती होगी क्या, क्योंकि ये अगर कोई इनके खिलाफ जाता है तो आज तो इन्हीं की केंद्र में सरकार है। ये लोग उनको फॉरेन फंडिंग के माध्यम से या उसमें उसका झूठा केस लगा के उसको अंदर कर देते हैं। कभी आरएसएस की फंडिंग के बारे में किसी ने सोचा कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है? शायद इनको फॉरेन से फंडिंग आती होगी, देश विरोधी ताकतें भी फंडिंग करता होगा। बिल्कुल, हम तो आरोप लगा सकते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहिए और रजिस्टर्ड करके इन्होंने अपना पूरा हिसाब देना चाहिए कि हमारे पास में कितनी शाखा है, हमारे पास में कितने स्वयंसेवक है और इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। अरे इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं कभी पता ही नहीं चलता। ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। आरएसएस वालों को हमने हमेशा आरक्षण का विरोध करते देखा है। आपको पता है यानी ये लोग तो परंपरागत, इनकी जो संघ चालक की जो सीट है परंपरागत आरक्षित रहती है इनकी, और ये आरक्षण का विरोध करते हैं। इनको हक है आरक्षण के विरोध में बात करने का। ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं रहने के कारण मैंने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस नागपुर में मैंने अप्लाई किया हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुउद्देशीय संस्था। मेरा उद्देश्य इनका नाम पाना या इनके नाम पाके मुझे कोई फंडिंग नहीं चाहिए। मैं देश को बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है, ये संस्था के पीछे का जो पैसा है, ये जो सारी चीज़ें, ये आती कहाँ से है? हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था है तो सामाजिक संस्था होने के कारण हम सोचते हैं कि ये इसको शायद रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और ये बेचारी अच्छे से काम कर रही है। तो मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, सामाजिक संस्थाओं को भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। हमारे संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उनको भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। इन्होंने फिर भी नहीं समझा। तो बताना चाहूँगा कि हमने कहा कि एनजीओ को फंडिंग की ज़रूरत होती है क्या, यानी तो उनको काम करने के लिए जैसे फंडिंग की ज़रूरत होती है ना, पैसे तो लगते हैं। तो इनका पैसा कहाँ से आता है, कभी किसी ने पूछा है? क्यों नहीं पूछते इनका पैसा कहाँ से आता है? इसीलिए मैंने अभी लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में क्या हुआ कि इनका ट्विटर अकाउंट है RSS ORG, इनका रियल ट्विटर अकाउंट है RSS का।
उसमें इन्होंने क्या किया है, पहले लॉकडाउन के वक्त इन्होंने बताया कि हमने बहुत सोशल वर्क किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये लोग कैसे घुसते हैं, सामान्य लोग, हमारे देश की सामान्य भोली भाली जनता के दिमाग में ये लोग ऐसे घुसते हैं जैसे कि ये बहुत बड़ी सोशल वर्किंग वाली संस्था है और ये कहीं पे भी बाढ़ आता है, ये आता है, वहाँ आता है, ये अपनी चड्डी वड्डी पहन के चले जाते हैं वहाँ पे सोशल वर्क करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक कार्य के आड़ में ये लोग अपना मोटो पूरा कर रहा है, ये अपना एजेंडा पूरा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी RSS.org नाम से इनकी वाली ट्विटर पे अकाउंट है। वो ट्विटर के अकाउंट में इन्होंने पहले लॉकडाउन के वक्त इन्होंने बताया कि इन्होंने 7 करोड़ 10 लाख लोगों को राशन किट बांटा। 7 करोड़ 10 लाख 553, ये ऐसे आंकड़े इन्होंने शो किए। इन्होंने किए 10 करोड़ 10 लाख 575 लोगों को इन्होंने राशन किट बांटा। इन्होंने एक एक चीज़ गिनी है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने किए है कि हमने मास्क बांटे हैं 63 लाख 50 हज़ार समथिंग इन्होंने कहा कि इन्होंने मास्क बांटे। फिर उन्होंने बताया कि जो माइग्रेंट वर्कर थे उस समय पहले कोरोना के वक्त जब रेल बंद थी, बसेस सेवाएं बंद थी, तो ये बेचारे पैदल जा रहे थे, तो इन्होंने भी उनमें भी समाज सेवा किया, वो भी काउंटेड बताया इन्होंने। अब चलो ठीक है, अब इनका हम हिसाब लगाते तो आपको बताता हूँ 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का हिसाब है। अब ये जो 1000 करोड़ रुपए है इन्होंने लाए कहाँ से? आप यानी सभी को पता है, दर्शकों को सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि जब पहला लॉकडाउन लगा तब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, बहुत कड़क लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे समय पे इन्होंने 1000 करोड़ रुपए कहाँ से जमाए? चलो हम कहेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग, आप हम थोड़ा हाईटेक हो गए तो इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे क्या होगा? नहीं, ये तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं रहने के कारण इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर उन्होंने फ़ंड कहाँ से जमा किया? सबसे पहला बड़ा सवाल ये आता है। इसको लेके मैंने दादा की रकम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर इसको लेके मैंने चैरिटी कमिश्नर में कंप्लेंट किया कि ये ऐसा इन्होंने बताया है, फंडिंग कहाँ से आया। CM ऑफिस, महाराष्ट्र CM ऑफिस को मैंने दिया, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि ये हमारे अभिलेख पे इसकी कोई नोंद नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते RSS के ऊपर। इसको लेके फिर मैंने ED में कंप्लेंट की, ED और IT में मैंने इसकी कंप्लेंट की। अब मैं आपको बताता हूँ, ED में कंप्लेंट होने के बाद में, ये सारी चीज़ें मीडिया में आने के बाद में, इन्होंने जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो दूसरे लॉकडाउन में इन्होंने एक बिस्किट का पैकेट बांटा, ये तक इन्होंने उसमें शो नहीं किया, क्योंकि उस समय मेरी कंप्लेंट जा चुकी थी और उन लोगों को पता हो गया था कि कंप्लेंट जा चुकी है। आप सोचिए, यानी पूरा देश सोचेगा, जिनका सबसे बड़ा हथियार लोगों के दिलो दिमाग में घुसने का है सोशल वर्क वाला, उस समय वो टूट गया दूसरे लॉकडाउन में, जबकि दूसरे लॉकडाउन में सख्त ज़रूरत थी, देश को अनाज की ज़रूरत थी। उस दूसरे लॉकडाउन में हम पूरी तरीके से टूट चुके थे, पूरी देश की जनता टूट चुकी थी। तो ऐसे समय RSS ने एक बिस्किट का पैकेट नहीं बांटा, और वो पैकेट बांटते हुए उन्होंने वो फोटोज़ नहीं डाले उसके अंदर कि हमने एक बिस्किट का पैकेट डाला। क्यों नहीं डाले? क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उन्होंने ट्विटर में नहीं डाले उन्होंने। ये तो मैं कहूँगा और आप मान लेंगे, उससे अच्छा आप ट्विटर अकाउंट उनका देख लीजिए, इसमें पूरी सच्चाई आपको आ जाएगी सामने। अभी मुझे तो ED की तरफ से अभी कोई ऐसा बुलावा आया नहीं है, अगर आएगा तो मैं सारे एविडेंसेस लेके वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और मुझे पता है कि ED इसके ऊपर अगर ED अपनी कार्यों के प्रति अगर सच्ची ईमानदार होकर अगर काम करेगी तो ED RSS के ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगी। ये मुझे यानी अच्छी और भली आशा है।